नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। 8 की आवाज की शुरुआत करते हैं। खबर मैनपुरी से है। दर्दनाक सड़क हादसे की खबर मिल रही है, जहां बेकाबू ट्रक घर में जा घुसा है। 4 लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है। मृतकों में एक दरोगा भी शामिल है। हादसे में 6 की हालत गंभीर है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है। तो देखिए, रफ्तार का कहर एक घर के ऊपर किस कदर टूटा है कि ट्रक के घुसने से 4 लोगों की मौके पर मौत हुई है। मृतकों में एक दरोगा भी शामिल है। हादसे में अभी 6 लोगों की हालत गंभीर है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो देखिए, तेज रफ्तार की जद में एक ट्रक, जिसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि उसके जद में आने से 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जो अपने घर में मौजूद थे। मृतकों में एक दरोगा भी शामिल बताया जा रहा है। इस हादसे में 6 की हालत गंभीर है। रामपुर से खबर है, जहां पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए रेलवे ट्रैक पर डीसीएम के गिरने की खबर है। दूध से भरा डीसीएम रेलिंग को तोड़ करके रेलवे ट्रैक पर गिरा और रेलवे ट्रैक पर डीसीएम गिरने से रेल का परिसंचालन बंद बताया जा रहा है। इस पर असर बताया जा रहा है। हादसे में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। यह पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कोसी पुल का बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने देखिए, किस तरीके से ये ट्रेन रुकी हुई है, क्योंकि ट्रैक पर डीसीएम गिरा हुआ है। ये रेल पुल के रेलिंग को तोड़ता हुआ जाकर के ट्रैक पर गिरा। इस दरमियान 2 लोगों के घायल होने की खबर है। ये वो सड़क है जहां से रेलिंग को तोड़ता हुआ दूध से भरा ये डीसीएम रेलवे ट्रैक पर जा गिरा। और देखिए, अब इसे जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, जहां अब इस डीसीएम को हटा करके ट्रैक को खाली किया जा रहा है। ट्रैक की हालत जरा देखिए आप, किस तरीके से रेलवे ट्रैक पूरी तरीके से अब जाकर के बहाल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग आपको पटरियों पर नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो सड़क पर आपको पुलिस दिखाई दे रहे हैं, यहीं से रेलिंग लगी हुई थी, इसे तोड़ते हुए डीसीएम, जिसमें दूध और सामान भरा बताया जा रहा है, वो इस ट्रैक पर गिरता है। इस दरमियान 2 लोग घायल भी हुए, लेकिन किस तरीके से पूरा ट्रैक बाधित हो गया और उसे जेसीबी की मदद से हटाने के बाद अब जाकर के ट्रेन की आवाजाही सुचारू कर पाने की कोशिश चल रही है। आप देखिए किस तरीके से ट्रैक को खाली करने की कोशिश चल रही है, इसे साफ किया जा रहा है। और इस दरमियान काफी अफरा तफरी मची रही। ट्रेन को रोकना पड़ा, लोग पटरी पर नजर आ रहे हैं आपको। तो देखिए, हादसे की तस्वीर है जहां पर डीसीएम रेलवे ट्रैक पर जा गिरा। और देखिए, आज लखनऊ में योगी कैबिनेट की अहम बैठक होगी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सुबह 11 बजे लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होनी है। 10 से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। बड़ी खबर, लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक, अमूमन मंगलवार को यह कैबिनेट की बैठक होती है और आज भी यह बैठक प्रस्तावित है। सुबह 11 बजे का वक्त है। लोक भवन में यह बैठक होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक होगी। अहम रहेगा 10 से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी मिलना। देखना यह होगा कि कौन कौन से ये प्रस्ताव हैं जिन्हें आज मंजूरी मिलेगी। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और कैबिनेट की इस बैठक में 10 अहम प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लग सकती है। चलिए सीधा रुख करते हैं लोक भवन का। लखनऊ से हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी जुड़ चुके हैं और उनसे जानकारी लेंगे। विवेक, जिन 10 प्रस्तावों की बात चल रही है, वो कौन कौन से प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग सकती है, क्या जानकारी है? स्नेहलता, सबसे पहले तो उपयोगिता बता दें। दरअसल 100 दिन की योजना, 6 महीने की योजना, साल भर की योजना, ये 3 चरण में विकास कार्यों का खाका खींचा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब दोबारा शपथ लिए। और 100 दिन की योजना हो चुकी है। अब 6 महीने की योजना जो कार्य योजना है, लक्ष्य हैं प्राप्त करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए हर मंगल को कैबिनेट की मीटिंग बुलाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन आपको याद होगा, पिछली बार चूँकि राष्ट्रपति का चुनाव था तो वो दिल्ली में थे मंगलवार को, इस वजह से ये बैठक नहीं हो पाई थी। अब आज ये बैठक होगी और उसके पहले जो बैठक हुई थी उसमें उन्होंने अयोध्या के विकास कार्य का खाका खींचा था। 798 करोड़ रुपए की योजनाएं पास की थी। इसके अलावा नगर विकास की तमाम योजनाएं पास की थी। तो आज की बैठक में
जो पिछले बैठक नहीं हो पाई थी मंगलवार को, अब की बैठक में उसकी क्षतिपूर्ति करते हुए तमाम विकास कार्यों का खाका खींचा जाएगा। और जो प्रस्ताव हैं, 10 से ज़्यादा प्रस्ताव आने हैं, उसमें स्वास्थ्य से संबंधित प्रस्ताव हैं, चिकित्सा से संबंधित होंगे और शिक्षा जो महत्वपूर्ण विषय है। जिस तरह से पिछली बार हमने देखा कि जो किताबें थी, पुस्तकें थी, बच्चों को निःशुल्क दी जानी थी, वो नहीं हो पाई समय पर, उसको लेके अभी भी तनातनी की स्थिति है। बहुत सारी जो 10 करोड़ से ज़्यादा किताबें बांटनी थी, उसमें से 4 करोड़ किताबें ही बंट पाई हैं। लक्ष्य खत्म होने वाला है, सितंबर तक का लक्ष्य है, लक्ष्य का समय आ गया है, लेकिन अभी भी किताबें नहीं बंट पाई हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस भी दी गई है। इसको लेकर कोई फैसला हो सकता है कैबिनेट की मीटिंग में, बैठक में। और नगर विकास से संबंधित कुछ प्रस्ताव आ सकते हैं। बुंदेलखंड, चूंकि एक्सप्रेस वे अभी बुंदेलखंड बना है, उसको लेकर भी कुछ प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। वहां पर डेवलपमेंट से जुड़े हुए तमाम प्रस्ताव आ सकते हैं। एक्सप्रेस वे के बनने के बाद जिस तरह से जो अछूता है विकास से, उसको डेवलप करने के लिए वहां पर कुछ ऐसे प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। 10 से ज़्यादा प्रस्ताव रखे जाने हैं, लेकिन अभी ये खुला नहीं है, अभी ये सार्वजनिक नहीं हुआ है कि कौन कौन से प्रस्ताव होंगे। ये बैठक जब 11 बजे शुरू होगी तभी पता चलेगा। ठीक पीछे लोक भवन है। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे। अंदर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी प्रतिमा लगी हुई है। चूंकि आज अटल जयंती भी है, तो वहाँ पर माल्यार्पण करेंगे। उनके साथ कैबिनेट के सभी लोग होंगे। माल्यार्पण करने के बाद अंदर इसी लोक भवन में बैठक शुरू होगी। पिछली बार नहीं हो पाई थी और उसके पिछली बार शुरू हुआ। और आप जो कह रहे हैं कि माल्यार्पण से शुरू हुआ और अब जाके कैबिनेट की अहम बैठक रहेगी, जिस पर नजर रहेगी। शुक्रिया विवेक। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यमुना नदी के बढ़ते जल स्तर की। हरियाणा के यमुना नगर के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद लगातार यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है और इसी वजह से बागपत के साथ साथ मथुरा में यमुना किनारे बसे इलाकों पर यमुना का पानी पहुंच सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। वहीं इसी आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। आपको बता दें कि यमुना का वाटर लेवल 165.12 मीटर पहुंच चुका है। इसके अलावा फिर से बेतवा नदी का जल स्तर बढ़ने लगा है और कुल मिलाकर के ब्रज क्षेत्र के लिए यह परेशानी का सबब हो सकता है। तो हरियाणा से अगर ये हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है तो यमुना के किनारे रहने वाले जो इलाके हैं और उनके रह बसर वाले लोगों के लिए ये चुनौती हो सकती है, क्योंकि खतरे के निशान के करीब बह रही 165.12 मीटर ऑलरेडी यमुना का जल स्तर है। ऐसे में और पानी छोड़ा जाता है तो वो कहां जाएगा, उसका प्रभाव क्या क्या होगा, इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन अलर्ट बताया जा रहा है। और होना भी चाहिए, क्योंकि अब और पानी आने पर किस तरह की स्थिति रहेगी, कौन कौन से इलाके प्रभावित हो सकते हैं यमुना किनारे, ये समझने की कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी अनिल सारस्वत से। अनिल, ये बताइए कौन कौन से सेंसिटिव ऐसे इलाके हैं यमुना किनारे जहां पर प्रशासनिक अमला मुस्तैद है, किस तरीके की तैयारी देखी जा रही है? जी स्नेहलता, मैं आपको बता दूं, हम इस समय मौजूद हैं यमुना किनारे। हम आपसे कहेंगे ये यमुना किनारा है और यहाँ से ये पानी आप साफ देख सकते हैं। ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये वृंदावन नगर है, वृंदावन की कॉलोनियाँ हैं जो यहाँ पर ये परिक्रमा मार्ग में यमुना किनारे बसी हुई कॉलोनियाँ हैं। आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हरियाणा के हथनीकुंड से जो पानी छोड़ा गया है वो यहाँ पर अपना असर दिखाना शुरू कर रहा है। यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। कल जो नोट किया गया था 165.120 मीटर नोट किया गया था, जो उसका वाटर लेवल है यमुना का। और अगर पानी आगे बढ़ता है, आगे अगर और पानी छोड़ा जाता है तो यहाँ पर ये स्थिति क्या हो सकती है, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि इस समय ये जो यमुना किनारे बसी हुई कॉलोनियाँ हैं यहाँ पर घरों में पानी जा चुका है और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं जो इन क्षेत्रों में आए हैं, यहाँ पर ये मकान खाली कर कर दूसरे स्थान पर चले गए हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये सामने एक गौशाला है, इसकी गायों को यहाँ से सामने आप देख सकते हैं कि इस जगह से जहाँ पर पानी आया है यहाँ से हटाकर दूसरी जगह रखा गया है और बराबर में ही ये ऊंचा एक टीला है, वहाँ पर ये गायें सब बैठी हुई हैं। और इसी तरह से अगर पानी का जलस्तर लगातार बढ़ता है तो इसमें हम आपको बता दें कि यहाँ के मकानों को पूरी तरह से खाली कराया जाएगा। प्रशासन ने अलर्ट यहाँ पर किया है कि यमुना किनारे बसी कॉलोनियों को, इसमें लोग बाग जो रह रही हैं वो अपना सुरक्षित स्थान पर पहुँचें और आगे पानी की स्थिति क्या होती है ये आने वाले समय में देखने के बाद ही पता चलेगी। जी बिल्कुल अनिल, लेकिन तस्वीरों को फिर से दिखाइए जहां पर अगर और पानी आता है, जैसा कि आप बता रहे हैं पहले से ही कुछ लोगों ने अपना इलाका खाली, अपना घर खाली कर दिया है, और कौन कौन से एरिया है जहां पर पानी पहुंच सकता है और प्रशासन की तरफ से लोगों को मदद क्या मिल रही है? जी
मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये आप साफ तस्वीरों में सामने देख सकते हैं कि ये यमुना किनारे बसी हुई कॉलोनियां हैं जो वृंदावन के परिक्रमा मार्ग के आसपास पड़ती हैं। और यमुना किनारे बसे हुए जितने भी एरिए हैं, मथुरा की सीमा में जितनी भी जगह है यमुना किनारे बसी हुई कॉलोनियां हैं, उनमें पानी या तो आ चुका है या आने की संभावना जताई जा रही है। आप जिस तरह से देख सकते हैं सामने ये कॉलोनी है, यमुना किनारे बसी हुई कॉलोनी है। आप ये पूरी जलमग्न आपको दिखाई दे रही है। और यहाँ से अंदर तक जो कॉलोनी है, जहाँ से हम दिखा सकते हैं अभी तक ये पिक्चर जब दिखाई दे रही है, वीडियो में साफ देखा जा सकता है किस तरह से यहाँ के रहने वाले लोग इस पानी की बढ़ने की आशंका को देखते हुए यहाँ से अपने मकानों को खाली कर लोगों ने तो अपनी तरफ से एहतियात बरत दिया है और अब देखना होगा कि और पानी बढ़ने पर क्या स्थिति रहेगी। शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी और तस्वीरों के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फतेहपुर की, जहां डीएम और एसपी आवास के बीच स्थित फ्लिपकार्ट ऑफिस में डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। डकैत 18,81,000 की लूट करके फरार हो गए। अपराधी बाइक पर सवार होकर आए थे। एजेंसी मैनेजर विकास का कहना है कि काम खत्म करके सामान और कैश कलेक्ट कर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 3 से 4 लोग ऑफिस में घुसते हैं, हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं। बाद में इस पूरी जानकारी को 112 पर दिया गया। इसके बाद पुलिस पहुंची और अब सीसीटीवी फुटेज के जरिए जांच पड़ताल चल रही है। 3 लोग थे, तीनों के पास बंदूकें थी, तीनों के पास। क्या बोले? कनपट्टी पे सर रख दिए। क्या बोले? बोले क्या कैश दो। कितना कैश था? 18,81,079 रुपये। कितने दिन कैश था? ये 11, 12, 13, 14, 5 दिन का। 5 दिन का। वहीं उन्नाव में अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर अपराधी के घर वालों ने हमला बोल दिया। इस दौरान अपराधी के घर पर महिलाओं ने सिपाही से छीना झपटी की, हाथापाई की और अपराधी को पुलिस से छुड़ाकर भगा भी दिया। महिला पुलिसकर्मी के न होने की वजह से पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ा। तो ये देखिए, यहाँ पुलिस टीम पर हमला और पुलिस टीम को पीछे हटना पड़ा क्योंकि पुलिस टीम में कोई महिला ऑफिसर नहीं थी, महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। ऐसे में महिलाओं ने बीच बचाव झड़प और थोड़ा प्रयास करके अपराधी को मौके से भगा भी दिया। 2 सिपाही के परिजनों से मारपीट की है। इसके अलावा देखिए किस तरीके से उन्नाव में पुलिस टीम पर हमला हुआ, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल, ये भीड़ आप उसी मद्देनजर देख सकते हैं। परिजनों ने पुलिस से मारपीट की है। इस दरमियान 2 सिपाहियों से परिजनों ने मारपीट की है और बताया ये जा रहा है कि मौके से आरोपी फरार भी है। उसके परिवारजनों ने वहाँ विरोध किया और मौके का फायदा उठाकर मुन्ना माइकल भाग गया। उसकी तलाश जारी है, शीघ्र से उसे गिरफ्तार किया जाएगा और इसके संबंध में जो भी विधिक कार्रवाई बनती है आगे जांच करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज की आवाज देख रहे हैं आप और देखिए आज अटल जी की 4थी पुण्यतिथि है। इस मौके पर अटल स्मृति स्थल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची। वहीं पीएम मोदी भी अटल स्मृति स्थल पहुंचे। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने अटल जी को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी और लगातार तस्वीरें आई। शुरुआत दिन की, सुबह की, जिस तरीके की तस्वीरों के साथ हम आपके सामने स्क्रीन पर भी रख रहे हैं। अटल जी को नमन किया तमाम बड़े नेताओं ने। सुबह लगभग 7:30 बजे के करीब ही पहुंचकर तमाम दिग्गज नेताओं ने अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, मौन धारण किया। एक भजन कार्यक्रम का आयोजन था, उसमें शामिल हुए। तो अटल जी की स्मृतियों को याद करने का दिन, उनके 4थे पुण्यतिथि के मौके पर देखिए किस तरीके से उन्हें याद किया गया। ये तस्वीरें बयां करती हैं यादों में अटल, जहां सदैव अटल स्मृति स्थल पर उनकी पंक्तियां उकेरी हुई हैं और राष्ट्रपति ने उन्हें नमन किया सबसे पहले। उसके बाद उपराष्ट्रपति ने श्रद्धांजलि दी। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आपने तस्वीरों में देखा और तमाम बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। न सिर्फ श्रद्धांजलि अर्पित की, परिक्रमा की, बल्कि भजन कार्यक्रम में भी शामिल होकर के मौन रख करके कुछ क्षण के लिए स्मृतियों में अटल को सभी ने अंकित किया। और आज इसी मद्देनजर सुबह की तस्वीरें हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही जहां सदैव अटल स्मृति स्थल पर पहुंच करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न
श्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया, हाथ जोड़ करके उन्हें पुष्प अर्पित करने के बाद उनकी परिक्रमा लगाई और बैठ करके भजन को सुना। और इसी क्रम में लगातार तस्वीरें आती रही। वहीं कैबिनेट बैठक से पहले आज सीएम योगी भी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करेंगे। 8 अटल जी की चौथी पुण्यतिथि है। इस मौके पर सीएम योगी सुबह 10:30 बजे लोक भवन पहुंचेंगे और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। तो देखिए 11 बजे कैबिनेट की बैठक है, लेकिन उससे ठीक पहले ये तस्वीरें भी आएंगी जो हम आपके सामने रखेंगे। तैयारियां पूरी हैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को याद करने के लिए। एक कार्यक्रम का आयोजन है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले 10:30 बजे पहुंचेंगे और देखिए उन्होंने ट्वीट भी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और कहा है कि अटल जी की पुण्यतिथि पर सीएम योगी देखिए किस तरीके से याद करेंगे। उन्होंने लिखा, लोकप्रिय जननेता, प्रखर राष्ट्रभक्त, ओजस्वी वक्ता, असंख्य कार्यकर्ताओं के प्रेरणा पुंज, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। आपका शुचितापूर्ण राजनैतिक सार्वजनिक जीवन लोकतंत्र हेतु सदैव आदर्श मानक रहेगा। देखिए ये विचार के साथ उन्होंने ये भी बताया है कि आज इस कार्यक्रम की भी तस्वीरें आएंगी, वो हम आपके सामने रखेंगे। 10:30 बजे का वक्त है जब श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए बीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।